हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम के लिए सॉल्यूशन चैप्टर के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे, और जिसमें हमने सांद्रताओं के बारे में पढ़ा था, विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा था, और सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे विलेयता की, सोल्युबिलिटी की। इसकी बात करेंगे, विलेयता या सोल्युबिलिटी की। दोस्तों, विलेयता क्या होती है? जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक आपके पास पात्र है, ये पात्र है, इसके अंदर मान लीजिए 100 ग्राम पानी है। वातावरण का टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। और इसमें आप, अब मान लीजिए आप इसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं। एक लड़का है, ये लड़का है आपके, इसका नाम है आसाराम। दोस्तों, ये वो आसाराम नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा लड़का है आसाराम, और ये इसमें शुगर ऐड कर रहा है इस पात्र में, जिसमें 100 ग्राम पानी है। अब वो उसमें शुगर को ऐड किया जा रहा है। उसने 1 ग्राम शुगर ऐड की तो घुल गई, 2 ग्राम की, 1 ग्राम शुगर ऐड की, घुल गई, 2 ग्राम की, 3 ग्राम की, ऐसे करते करते 10 ग्राम शुगर घुल गई, और 10 ग्राम के बाद घुलना बंद हो गया। भाई संतृप्त विलयन बन गया, और 10 ग्राम के बाद अब शुगर का घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। तो दोस्तों, इसी 10 ग्राम को हम विलेयता कहेंगे। अगर कोई पूछे कि चीनी की विलेयता, शुगर की विलेयता क्या है, तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुलती है, इतने ताप और इतने दाब। समझ 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घुलती है, इतने ताप और इतने दाब। तो ये इसकी क्या विलेयता है? तो दोस्तों, यही होती है विलेयता की परिभाषा। विलेयता की डेफिनेशन देने के लिए हमको क्या करना होगा? एक तो वातावरण का ताप और दाब निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि ताप दाब से भी विलेयता बदलेगी। ताप और दाब चेंज करने से पदार्थ की विलेयता बदलती है, तो इनको निश्चित करना पड़ेगा। एक विलायक की मात्रा को भी निश्चित करना पड़ेगा कि आप कितने ग्राम पानी में कितने ग्राम विलायक में घोलते, और घुलने वाले पदार्थ की हमको कितनी मात्रा लेनी है? अधिकतम मात्रा। तो यही दोस्तों परिभाषा हो जाएगी विलेयता की। क्या परिभाषा हो जाएगी दोस्तों? देखिए, परिभाषा है आपके सामने कि निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप और दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा, आए ना आगे चीज, निश्चित ताप दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में पदार्थ की या किसी विलेय की, जिसको आप विलेय कह रहे हैं, पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही उसकी जगह पे दोस्तों विलेयता। ठीक है दोस्तों। अब विलेयता को दोस्तों, विलेयता 4 कारकों पर निर्भर करती है। जो 4 कारक मैंने आपको एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा था उसमें, कि एक तो विलेय की प्रकृति, कि आप किस पदार्थ को घोल रहे हैं। एक विलायक की प्रकृति, किस में घोल रहे हैं, एक टेम्परेचर कितना है, और एक प्रेशर कितना है। इन 4 चीज़ों पर आपकी विलेयता निर्भर करेगी। तो ये होती दोस्तों विलेयता। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे कि विलेयता के प्रकार पढ़ेंगे, और हम मुख्यतः 3 प्रकार की विलेयता पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता, ठोस की द्रव्य विलेयता, फिर हम पढ़ेंगे द्रव की द्रव्य विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता, और फिर पढ़ेंगे द्रव की द्रव्य विलेयता। 3 प्रकार की विलेयता हम पढ़ेंगे, ठोस की द्रव्य विलेयता,
गैस की द्रव्य विलेयता और फिर द्रव की द्रव्य विलेयता। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, ठोस की द्रव्य विलेयता। दोस्तों ठोस की द्रव्य विलेयता की डेफिनेशन बढ़ाने के लिए हमको एक तो आप विलायक की मात्रा कितनी रखिएगा, इसमें 100 ग्राम विलायक की मात्रा कितनी रखेंगे, 100 ग्राम। तापमान निश्चित होना चाहिए। अच्छा, ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस की विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए दाब को मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, एसएमपीडी होते हैं, यानी दबते नहीं, तो इसलिए उनकी विलेयता पर दाब का प्रभाव। ठोस और द्रव की विलेयता पर दाब, ठोस और द्रव की विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होगी। या आप अपने मन में, केवल किसकी विलेयता दाब से प्रभावित होगी, गैस की, क्योंकि वो संपीड़ित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठोस और द्रव की विलेयता दाब से प्रभावित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब परिभाषा हमने क्या करना है, ताप निश्चित रखना है, विलायक कितना ग्राम लेना है, 100 ग्राम, और ठोस पदार्थ की कितनी मात्रा लेनी है, अधिकतम मात्रा, लेकिन ग्राम में। तो दोस्तों देखो यही परिभाषा है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की, कौन सी विलेय की, ठोस विलेय की या ठोस की घुली हुई अधिकतम ग्राम में मात्रा, अधिकतम मात्रा ग्राम, जो किसमें हो, ग्राम में, वो ही हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। आई वास्तव, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा जो ग्राम में है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस की विलेयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी परिभाषा है। दोस्तों बात करते हैं ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले का, और पहला कारक हम देखेंगे, पहला कारक मैंने मेंशन किया नहीं है, कारक है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। क्या दोस्तों पहला कारक अपना दोस्तों हमारा पहला कारक रहेगा विलेय और विलायक की प्रकृति। और दोस्तों विलेय विलायक की प्रकृति की जब बात होती है तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट चलता है सभी के लिए, और वो है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। हम जानते हैं कि समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और सभी में आएगा। दोस्तों जैसे क्या होता है कि हम दोस्ती करते हैं तो हम हमारे जैसे व्यक्ति से ही दोस्ती करते हैं। जैसे एक दारू पीने वाला आदमी है तो उसकी दोस्ती किससे होगी, दारू पीने वाले से होगी। और एक दूध पीने वाला आदमी अच्छा आदमी है तो उसकी दोस्ती भी अच्छा आदमी से होगी। ठीक है, तो बात होती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है, यानी जो ध्रुवीय पदार्थ है, तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय पदार्थ है, या उसको आयनिक पदार्थ या उसको ध्रुवीय पदार्थ, या जो आयनिक पदार्थ है वो किस प्रकार के विलायक में घुलेगा, वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलता है। और इसी प्रकार दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है कि अध्रुवीय या सहसंयोजक या कार्बनिक, तीन नाम है दोस्तों, अध्रुवीय, सहसंयोजक या कार्बनिक पदार्थ अध्रुवीय कार्बनिक या सहसंयोजक विलायक में घुलता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। और ध्रुवीय का और नाम ध्यान रखिए, ध्रुवीय या आयनिक, और अध्रुवीय का नाम सहसंयोजक या कार्बनिक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ध्रुवीय विलायक, सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक कौन सा होता है दोस्तों, जल। आयनिक या ध्रुवीय पदार्थ कौन है दोस्तों, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, NaCl आयनिक पदार्थ है, KCl आयनिक पदार्थ है, KNO3 जिनमें आयन्स होते हैं, एल्कोहल ध्रुवीय पदार्थ है, ग्लूकोज ध्रुवीय पदार्थ है, सुक्रोज ध्रुवीय पदार्थ है। तो ये क्या होंगे, जल में आसानी से घुलेंगे क्योंकि ध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय आयनिक
जल में क्यों घुल जाता है? तो आप क्या कहेंगे, वो ग्लूकोज ध्रुवीय होता है और जल ध्रुवीय विलायक होता है, इसलिए वो उसके अंदर आसानी से घुल जाता है। ठीक है दोस्तों। नमक क्यों घुलता है? तो नमक आयनिक होता है और वो जल में घुल जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे बात करें हम, जैसे ये अध्रुवीय विलायक होते हैं या जिनको कार्बनिक विलायक या सैद्धांतिक विलायक कहते हैं, अध्रुवीय विलायक, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म, CaCl3 को क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोफॉर्म। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म होता है। CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पेंटीन, हेक्सीन, हेक्साइन, पेंटाइन, प्रोपाइन, जो ये सब बेंजीन, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से। पेट्रोल भी क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये जो हैं ये क्या है दोस्तों? अकार्बनिक या कार्बनिक या सैद्धांतिक या ध्रुवीय विलायक। और ऐसे ही अध्रुवीय या कार्बनिक पदार्थ, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रेसीन हो गया, आयोडीन अध्रुवीय पदार्थ, गंधक, फॉस्फोरस, ये सब क्या है दोस्तों? अध्रुवीय पदार्थ हैं। तो ये इनमें आसानी से घुल जाएंगे। जैसे आपसे पूछे कि आयोडीन क्या बेंजीन में घुल जाएगा, तो आप कहेंगे आसानी से घुल जाएगा। सवाल आ जाएगी आयोडीन बेंजीन में तो घुल जाता है, ईथर में तो घुल जाता है, मान लीजिए जल में क्यों नहीं घुलता? तो आप कहेंगे कि आयोडीन अध्रुवीय होता है और जल ध्रुवीय होता है, इसलिए उसमें नहीं घुलता। ठीक है। और बेंजीन में क्यों घुल जाता है? क्योंकि ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय, इसलिए घुल जाता है। इधर का इधर घुल जाएगा, इधर का इधर नहीं घुलेगा। कोई पूछे कि NaCl क्या ईथर में घुल जाएगा? नमक क्या ईथर में घुल जाएगा? नमक क्या ईथर में घुल सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं घुल सकता। है बात समझ दोस्तों? तो दोस्तों ये बात होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की, और दूसरा है किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। दोस्तों ताप का प्रभाव देखने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जब कोई भी विलेय किसी भी प्रकार के विलायक में घुलता है तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो जब विलेय विलायक में घुलता है तो उसको तो कहते हैं विलीनीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? विलीनीकरण। एक उसकी अपोजिट प्रोसेस भी चलता रहता है कि विलयन में से विलेय वापस निकल कर बाद दोनों अलग होते रहते हैं, उसको अपन कहते हैं क्रिस्टलीकरण या अविलीनीकरण। तो एक तो फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, एक बैकवर्ड प्रोसेस होता है, एक आगे की क्रिया होती है, एक पीछे क्रिया होती है। तो एक टाइम आता है जब दोनों के बीच में, दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है? बराबर हो जाती है। उसी को हम कहते हैं साम्य। उसी अवस्था में संतृप्त अवस्था आ जाती है, मतलब वो पदार्थ अपनी अधिकतम घुली हुई अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे साम्य स्तब्ध होता है। तो फिर इस पदार्थ के घुलने के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो भी होता है, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे ये है, अगर डेल्टा H प्लस में होता है किलो जूल प्रति मोल दोस्तों, मैंने कितना माना है कि जो एंथैल्पी परिवर्तन उसको कितना माना है, यानी जब भी कोई पदार्थ घुलता है तो या तो उसमें बाहर निकलती है या उसमें वो विलयन खुद अवशोषित कर लेता है। ठीक है दोस्तों। या तो उसमें सेपीय अभिक्रिया हो सकती है, उसमें शोषी, आप जानते हैं इन चीज़ को। ठीक है। तो डेल्टा H अगर प्लस में होता है तो उसमें शोषी मानते हैं और माइनस में होता है तो उसमें सेपी मानते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे साम्य स्तब्ध होता है। एक बार आप देख लीजिए नोट्स के अंदर, ये देखिए विलेय विलायक में घुल रहा, विलयन बन गया, इसको अपन ने बोला विलीनीकरण या घुलना। उसके पीछे वाले पे क्रिस्टलीकरण कर गया, विलयन बन गया। डेल्टा H को हमने क्या बनाया? प्लस माइनस एक्स किलो कैलोरी या किलो जूल आप कह सकते हैं, प्रति मोल भी आप कह सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों अब देखिए ताप का प्रभाव देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस कैसा है। जब हमने उस विलेय पदार्थ को घोला तो उस
उष्मा बाहर निकली या उष्मा उसने अवशोषित की, उष्मा सेपी अभिक्रिया हुई कि उष्मा शोषित हुई। तो दोस्तों ऐसे ठोस जिन्हें द्रव में या जल में घोलने पर उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, मतलब उष्मा बाहर निकल रही है। जैसे आपने कभी पहले, अभी तो करते नहीं है, पुताई करते हैं, पुताई के लिए कड़ी बनाते हैं, तो उस कड़ी को उस मोटे मोटे चूने के पत्थर आते हैं उनको घोलते हैं, तो उसमें क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो वो उसमें सेपी अभिक्रिया और कहीं अभिक्रिया उसमें शोषित होती है। जैसे आप जब शिकंजी बनाते हैं तो आपने देखा होगा गिलास थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो गिलास ठंडा क्यों हो गया? क्योंकि उस शिकंजी में जो बढ़कर तैयार हो रही है, चीनी को जब पानी में घोला या नमक को पानी में घोला, तो कैसा प्रोसेस, उष्मा शोषित हो गया और उस विलयन ने किसकी उष्मा अवशोषित कर ली? गिलास की उष्मा अवशोषित कर ली, इसलिए वो गिलास थोड़ा हमको क्या लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो उष्मा सेपी प्रक्रम भी हो सकता है और उष्मा शोषी प्रक्रम भी हो सकता है। अगर उष्मा सेपी प्रक्रम हो रहा है दोस्तों, लास्ट से तालिए के यानी डेल्टा एच नेगेटिव, उष्मा सेपी के लिए डेल्टा एच कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव, माइनस में मान। तो ऐसे ठोस जिन्हें घोलने पर उष्मा सेपी प्रक्रिया होती है यानी डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो लास्ट से तालिए का नियम था दोस्तों 11th में, वो क्या कहता है कि उष्मा सेपी में अगर आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, और अगर ताप घटाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। यानी अगर पहले से उष्मा बाहर निकल रही है तो आपको ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपन घर में भी ऐसे ही करते हैं कि अगर पापा गुस्से में हैं तो हम सब लोग उनको और गुस्सा नहीं दिलाते, उनसे प्यार भरी बातें करते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात है कि अगर पहले से उसमें सेपी अभिक्रिया है तो अगर आप ताप और बढ़ाओगे तो विलेयता घटने वाली है। उसमें सेपी में अगर आप ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी और घटाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, और दोस्तों देखो इन पदार्थों को, ये एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कड़ी चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, NaOH, कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, ये एसीटेट आयन होता है CH3CO। इन पदार्थों को जब अपन विलायक में घोलते हैं तो उसमें बाहर निकलती है, इसलिए इनकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटने वाली है और घटाने से बढ़ने वाली है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है दोस्तों अपने पास इसके अपोजिट कि ऐसे ठोस जिन्हें द्रव में या विलायक में घोलने पर उष्मा शोषी प्रक्रम होता है अर्थात डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो लास्ट से तले नियमानुसार ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ती है। उष्मा सेपी को तो घटेगी, उष्मा शोषी में ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। ठीक, और ताप घटाने पर घटेगी। और ये KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl, NH4Cl, KCl, शुगर, ग्लूकोज, ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल etc। तो इनको अगर आप ताप बढ़ाओगे तो इनकी विलेयता बढ़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके एग्जाम्पल को ढंग से याद करें, इसका उष्मा सेपी की। ठीक है दोस्तों, एक ग्लूबर लवण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। ग्लूबर लवण होता है जिसको हम, उसका रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और डे का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट मतलब होता है 10, तो Na2SO4 और डॉट 10H2 है दोस्तों सोडियम सल्फेट, और उसके साथ कितने क्रिस्टल युक्त जल के अणु जुड़े हैं, 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका थोड़ा अटपटा सा व्यवहार रहता है दोस्तों। ग्लूबर लवण में क्या होता है कि पहले ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता बढ़ती है, और उसके पश्चात क्या होती है दोस्तों, घटने लगती है। कितने ताप तक बढ़ने लगती है दोस्तों, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ग्लूबर लवण यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Na2SO4 डॉट NH2, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इस लवण की विलेयता बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। जबकि बाकी लवणों में क्या होता है, बाकी पदार्थों में क्या होता है, या तो ताप के साथ विलेयता बढ़ने वाली है या घटने वाली है, लेकिन यहाँ पे पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। और कितने तक बढ़ रही है, पहले 32.4 तक बढ़ रही है
उसके बाद क्या हो रही दोस्तों, घट रही, यानी 32.4 तक प्रोसेस ऊष्माशोषी होगा, तभी तो बढ़ रही है, क्योंकि ऊष्माशोषी में ताप बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद प्रोसेस कैसा हो गया होगा, ऊष्माक्षेपी हो गया होगा। दोस्तों यही देखो इसका अच्छा, ग्लोबल लवण के लिए 32.4 को क्या कहते हैं, इसका संक्रमण ताप कहते हैं, तो यहाँ पे इसकी वरीयता बदल जाती है। तो कारण क्या है दोस्तों, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले उस ठोस का क्या होता है दोस्तों, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पहले उसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। लेकिन उसके साथ ये जो 10 जल किरणों जुड़े हुए ये पहले हटते हैं, वो ऊष्मा ग्रहण करता रहता है और ये हटते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले उसका निर्जलीकरण होता है तो प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है, क्योंकि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड कर निर्जलीकरण होता है, अर्थात क्रिस्टलीय जल निकलता रहता है, जिससे प्रक्रिया ऊष्माशोषी होता है। इसके पश्चात फिर वो ठोस घुलने लगता है, वो सॉल्ट घुलने लगता है कि और वो वाली प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूबर लवण, 32.4 तक तो प्रक्रम कैसा रहेगा, ऊष्माशोषी, उसके बाद कैसा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्यों होता है, क्योंकि पहले उसका निर्जलीकरण होता है, क्रिस्टलीय जल उससे क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो ये दोस्तों ताप का प्रभाव है, इंपॉर्टेंट है। और दाब का प्रभाव दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि ठोसों की वरीयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसे पूछेगी क्यों नहीं पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। दोस्तों ये अपने हो गई ठोसों की द्रव्य वरीयता, इसमें विलय विलायक की प्रकृति मोस्ट है और ताप का प्रभाव मोस्ट है, और ग्लूबर लवण का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मोस्ट है, एग्जाम में इसके चांसेस रहते हैं। दोस्तों आपको इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं तो ताप के साथ उसकी वरीयता बढ़ेगी या घटेगी, तो कहेंगे कि बढ़ेगी। कोई पूछेगी क्यों बढ़ेगी, तो क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि हाँ आंसर दीजिए, क्योंकि जब चीनी को घोलते हैं पानी में तो प्रक्रम कैसा होता है, उसमें शोषी होता है। CaO या NaOH को घोलेंगे तो ताप बढ़ाने से वरीयता बढ़ेगी या घटेगी, तो घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जब इनको पानी में घोलते हैं तो प्रक्रम कैसा होता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी होता है। कौन से नियम अनुसार, ला सेताली नियम अनुसार। और ये किस में था, 11th में था। तो थैंक यू दोस्तों, आप इतना पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने जानकारों से फ़ोन ले लीजिए, छीन लीजिए, कुछ भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर ये सहयोग करेंगे तो मैं भी अपनी क्लास को रेगुलर रखता हूँ, मेरे मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप कीजिए, मैं ऐसे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अब थोड़े दिनों बाद मैं आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर वीडियो लाऊँगा, क्योंकि मेरा स्टैंड आने वाला है, मैंने मंगाया है।